हे गाइस, वेलकम टू द चैनल माई सेल्फ अथर्व। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी। ये तो इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मुझे तो मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इसने लुभाया था अपनी तरफ। ना इलेक्ट्रिसिटी तो जो हम लोग घर में देखते हैं कि ये लाइट है, ये है, वो है, ये सब वर्क कैसे करता है, यहाँ पे क्या क्या होता है। तो काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली थी इस चैप्टर से। तो होप आप लोग को भी सीखने को मिलेंगी। ये वन शॉट रहेगा और मस्त डिटेल में पूरा चैप्टर रहेगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या इंट्रोडक्शन? तो आओ देखते हैं। तो इसमें क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फिनोमिना है जो तो या तो स्टैटिक या तो मूविंग, स्टेशनरी या तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इज बोर्न बाय एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इफ इन इलेक्ट्रिसिटी द पार्टिकल इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? एक फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे मास होता है उसी तरह एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। किसका? किसी भी मतलब एटम का। तो जब हम यहाँ पे जो वो चार्ज है वो किस फॉर्म में रहता है? वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहता है। वही हमारा चार्ज का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? क्या, या तो मूविंग चार्ज, या तो मूविंग इलेक्ट्रॉन हो, या तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन हो, रुका हुआ। उन दोनों ही केसेस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जो स्थिर रहती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जो मूविंग करंट से बनती है, मूविंग चार्जेस से बनती है, उन्हें हम लोग कहते हैं जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यहाँ पे अभी आगे देखते हैं। ठीक है, तो द ग्रीक फर्स्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 3000 ईयर्स एगो। 3000 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई थी? खोजी गई थी, डिस्कवर की गई थी। इट्स नेम केम फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन विच मीन्स एम्बर। एम्बर क्या होता है? एम्बर एक वहाँ पे चीज एम्बर होती है चीज, इलेक्ट्रॉन वहाँ ग्रीक वर्ड होता है। तो एम्बर मीन्स चार्ज होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो वहाँ से हमारा क्या आया था? इलेक्ट्रॉन का टर्म है 3000 साल पहले। ठीक है, सोच सकते हो कितना पुरानी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो यार देखते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसा भी पढ़ा, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। ठीक है, वी कंसिडर चार्ज कैरीड बाय प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड चार्ज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। तो क्या मतलब है कि हम लोग बोलते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बट वो एक डिनोशन है। सिर्फ हम लोग डिनोट करते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। ऐसा कुछ होता नहीं कि ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। तो यहाँ एक डिटेल में ये बात लिखी कि जो चार्ज प्रोटॉन के द्वारा कैरी किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरी किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे 12वीं में। ठीक है, लेकिन मैं भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। ये चार्ज थोड़ा बहुत मैग्नेट जैसे ही होता है कि अगर लाइक चार्जेस हैं यानी एक जैसे चार्ज है तो आपस में रिपेल करेंगे। वही अगर सेम अलग अलग क्या कहते हैं मतलब उसके अलग अलग चार्जेस हैं, अलग अलग क्या कहते हैं अनलाइक चार्जेस हैं, तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेगा, वहीं पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। बात समझ में? जैसे नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ साउथ रिपेल करता है, सेम केस यहाँ भी। ठीक है, फिर लिखा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली थोड़ा सा हायर उसका है, लेकिन ये पढ़ लो, मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या है कि अगर दो चार्जेस, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पढ़ा है ग्रेविटेशन में पढ़ा है। ठीक है, ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दो अगर हैवी बॉडीज हैं तो उनके पीछे फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स होता है M1 M2 बाई आर स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ भी है। यहाँ चार्जेस के केस में होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब दो चार्जेस में, दो अगर चार्जेस हैं, दो एटम्स हैं मान लो, उनके ऊपर जितना चार्ज है उनका प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये होता है फोर्स अगर किसी दो चार्जेस के बीच में बात करें जाए। ठीक है, कि वो कितने उससे अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। मान लो कोई दो एटम यहाँ पर रखे हुए हैं, दो चार्जेस। ठीक है, एक यहाँ रखा है पॉजिटिव, एक यहाँ रखा है मान लो निगेटिव। तो दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमें ये फॉर्मूला बताता है। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन का। वही रिपल्शन के लिए भी सेम केस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कंजर्व होता है, दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये फंडामेंटल फिनोमेना भाई, कि कोई भी चीज़ हम लोग बनाए या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व रहता है। ठीक है, हमेशा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कंजर्व मतलब चीज़ है वो, कंजर्वेटिव। उसको ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसे हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव मतलब उन लोग को जोड़ा जा सकता है। मतलब वो लोग स्केलर क्वांटिटी टाइप के, जैसे मान लो अगर Q1 Q2 Q3 Q4 रखा हुआ सारे पॉजिटिव चार्ज है तो उनको जोड़ सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रिक चार्ज साथ ही साथ क्वांटाइज भी होता है। क्वांटाइज मतलब क्या होता है? वो Q इक्वल्स टू एन वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि जो हमारा एन है, मतलब जो हमारा चार्जेस हैं, वो एक होल नंबर के बराबर होता है। मतलब कोई भी चार्ज होगा तो वो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.5 चार्ज मिल जाए, 5 बटा आधा मिल जाए।
6.25 मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्वांटाइज चार्ज, मतलब क्वांटाइज कहना, हाँ क्वांटाइज चार्ज होता है वहाँ पे, मतलब एक होल नंबर के बराबर चार्जेस होंगे तुम्हें, मतलब तुम्हें 5,000 मिलेंगे, 500 मिलेंगे, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5,500.25 इतना चार्ज नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी आगे देखते हैं। और एक ई की वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ यहाँ लिखी है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। कूलॉम क्या होता है, एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बताया तो उनके नाम पे इसकी यूनिट रख दी कूलॉम, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैरी किया जा रहा है, इसलिए माइनस लगा है। सेम चीज़ अगर प्रोटॉन की वैल्यू देखा जाए तो वो होती है प्लस, सेम ही चीज़ लेकिन प्लस में, क्योंकि वो प्रोटॉन के द्वारा कैरी किया जा रहा है। सिर्फ एक डिनोशन है प्लस माइनस, इसमें कोई वो नहीं होता है कि हाँ वो अच्छा है वो बुरा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात है और कंडक्टर इंसुलेटर में ऐसा हो नहीं सकता, तो हम लोग यहाँ कंडक्टर्स और इंसुलेटर की बात करेंगे। तो सब्सटेंसेज थ्रू विच चार्जेस कैन ईजिली पास आर कॉल्ड नोन एज कंडक्टर। जिनके थ्रू आसानी से पास हो जाए उसे कंडक्टर कहते हैं, जो कि कंडक्ट करे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे मेटल वायर्स हो गए, ठीक है, सिल्वर वायर हो गए, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, तो ये सब क्या करते हैं, अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो ये लोग अच्छे से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहीं अगर इंसुलेटर की बात करें तो द सब्सटेंसेज थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट ईजिली पास आर नोन एज इंसुलेटर। मतलब जिनके अच्छे से, जिसमें से पास ना करे, ठीक है, बात ही खत्म, वो पास ही ना ईजिली। देखो अगर हम बात करें ईजिली वाले, तो जब कैन नॉट पास ईजिली तो वो होते हैं बैड कंडक्टर्स। देखो तीनों में फ़र्क होता है, क्या होता है, तीनों में फ़र्क होता है। कंडक्टर्स होता है सबसे अच्छा, फिर बैड कंडक्टर्स होता है, फिर इंसुलेटर। यानी जो कंडक्ट करे अच्छे से वो कंडक्टर, जो थोड़ा हल्के हल्के करे वो बैड कंडक्टर, और जो बिल्कुल ना करे वो इंसुलेटर। जैसे लकड़ी हो गई, ठीक है, या फिर ग्लास हो गया, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सॉरी इंसुलेटर्स हैं। अब बैड कंडक्टर्स में कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अच्छे, उतने अच्छे से नहीं करते जितना अच्छे से सिल्वर या एल्यूमिनियम करता है, ठीक है, तो वो सब बैड कंडक्टर्स में आ गया। बात समझ कि कंडक्टर्स इंसुलेटर क्या होते हैं, बहुत अच्छे बेटा। अब देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, ठीक है, या तो स्टैटिक होगी या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो जो स्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये हम लोग पढ़ेंगे 12वीं कक्षा में, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जान देते हैं कि होता क्या है फिर। तो जब ब्रांच ऑफ स्टडी डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मतलब अगर रेस्ट पे चार्ज है उसके साथ डील कर रही है, यानी रेस्ट चार्ज अगर है फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है इस बारे में बात हो रही है, तो वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चार्जेस इन मोशन, मतलब अगर मूविंग चार्ज है तब क्या, फिर तब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो कहलाती है उसे कहते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट, बात समझ आई, बहुत अच्छे। अब देखो, अब यहाँ पे ये आता है केस कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं जो कहते हैं भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को कहते हैं हम लोग करंट। एक मतलब कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस रेट को कहते हैं हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, आई इक्वल्स टू Q/T। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या लिख सकते हैं, इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज बह रहा है, किस एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज बह रहा है उसे कहते हैं हम लोग करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल्स टू Q/T। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, आई इक्वल्स टू Q/T, ठीक है, या फिर Q इक्वल्स टू IT, दोनों में से, मतलब बात देखिए टी उधर भेज दिया गया। फिर यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड। बढ़िया, बात समझ आ गई। SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर एक साइंटिस्ट से उन्हीं के नाम पर दिया गया था। अब एक एम्पियर क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूँ ये हो गया, मान लो 1 एम्पियर निकालना है, तो सिंपल सी बात है चार्ज होना चाहिए, एक कूलम का चार्ज हो और 1 सेकंड टाइम में फ्लो कर रहा हो तो क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज कूलम में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो कूलम पर सेकंड, इसको हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। स्मॉलर यूनिट क्या होता है, मिली एम्पियर में करंट फ्लो करता है, माइक्रो एम्पियर में भी फ्लो करता है। माइक्रो एम्पियर यहाँ पे होगा 10⁻⁻⁶, ठीक है, ये तो ये बात समझ में आ गई। अब जो है कन्वेंशनल करंट और जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जिधर को करंट फ्लो करता है, मतलब अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट अगर इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट फ्लो करेगा, ठीक है। मान लो ये कोई, अगर हम एक सर्किट बनाए हैं तो अगर देखो क्या है, अगर करंट इधर को फ्लो करना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो उसके अपोजिट फ्लो करेगा, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लेना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट फ्लो करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलम पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 5 सेकंड, फाइंड द करंट। बेसिक सवाल है, सिंपल सा, अभी तुम फॉर्मूला पढ़े क्या, आई इक्वल्स टू Q/T फॉर्मूला पढ़े, ठीक है। तो Q क्या है, 0.5 है, टाइम क्या है 5 सेकंड है, दोनों को रख दो Q/T में, तो ये हो जाएगा 0.5/5, तो ये 0.1।
यानी 0.1 एम्पियर जो आ गया हमारा आंसर। सिंपल सा फॉर्मूले में रखो, आंसर आ गया कच से। तो बस ऐसे ही 1-2 नंबर के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कुछ नया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले नहीं देखा। तो इट इज़ डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज में कितना पोटेंशियल हो एनर्जी होगा, उसे कहते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोग पहले पढ़े हैं, जैसे ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे कि जितना हाइट पे हम लेते जाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को, वो उतना ही उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे देखा जाए तो ये पोर्शन क्या है, ये हाई पोटेंशियल पे है, और ये क्या है, लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। बढ़िया, समझे? तो जब ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल गिर जाता है। उसी तरह हमारे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ भी सेम केस पे ही सेम चीज़ होती है। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही करंट आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हुई क्या, ये चीज़ हम देखेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो तुमको ऐसे बताना है कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक फील्ड लगी है, यहाँ है कुछ भी नहीं है, ये कुछ है नहीं मतलब। तो अब क्या है कि मान लो तुम्हें इन्फिनिटी से, ये क्या है, ये पॉइंट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई चार्ज उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है तुम्हें। बात समझो, एक इन्फिनिटी है, किसी चीज़ को हम इन्फिनिटी कंसीडर कर लेंगे। उस पॉइंट से इन्फिनिटी मतलब ये नहीं कि तुम्हें तारों से लेके आना, नहीं, हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। वहाँ से तुम्हें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम्हें क्या लेके आना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें तुम्हें चार्ज लेके आना है, तो उस चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन हुआ, वही होता है हमारा क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इस इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोलो, वर्क डन सेम ही है कि जितना पोटेंशियल अब यहाँ से यहाँ आया तो वर्क डन भी उतना हुआ, जितनी पोटेंशियल एनर्जी गिरी उतनी वर्क डन हुआ। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, एक चार्ज यूनिट लाने में जितना वर्क डन हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला B=W/Q। ये बात हमको लग रहा है समझ में आ जानी चाहिए। आ गई? बहुत अच्छी। नहीं है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, तो दिक्कत नहीं है। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब आता है लोग डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है, सेम चीज़ है। इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग ने वहाँ क्या पढ़ा था, पिछले वाले में पढ़ा था कि अगर हमको इन्फिनिटी से लाना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, और हमको इस पॉइंट से, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन उठा के, ठीक है, या फिर कोई भी चार्ज उठा के यहाँ ले जाना है, तो इतना काम इस काम को करने में जितना वर्क डन हुआ वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो क्या लिखा है, वर्क डन टू मूव, लिखा है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हल्का सा गलत है, ये जो है W/Q होगा। ठीक है, कितना चार्ज लगा लाने में, ठीक, करंट नहीं लाते हम लोग, चार्ज उठा के लाते हैं, तो वो चार्ज ले जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना वर्क डन लगेगा, उसी चीज़ को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है, वोल्ट होगी इसकी। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल/1 कूलम। ठीक है, तो होप आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़िया समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितनी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया? अब देखते हैं, अब लोग इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं कि सर्किट कैसे बनता है, क्या होता है सर्किट। तो क्या होता है, पहले तो एक हम बैटरी जोड़ देते हैं, फिर बिना बैटरी के तो चलेगा नहीं, बैटरी लगानी पड़ेगी, बैटरी लगा दी। अब दूसरी तरफ क्या होता है, यहाँ पे एक क्या होगा हमारा, एक बल्ब लगा होगा। ठीक, ये बल्ब लगा दी, इसका बल्ब का सिंबल होता है ऐसे करके, ये बल्ब का सिंबल होता है। ठीक है, तो अब बल्ब लगा दिए हम लोग, फिर एक की लगा दिए। तो की क्या होता है, की मीन्स चाबी, की टू द सक्सेस की है भैया, इसको लगा डाला तो लाइट लगा डाला। तो की मतलब होता है यहाँ पे स्विच, जो बटन होता है पंखा उनका चलाने वाला वही स्विच होता है, हम लोग यहाँ स्विच लगा देते हैं। तो ये क्या होता है, फिर एक अमीटर लगा देते हैं। मतलब बेसिक अगर हम लोग बात करें बेसिक सर्किट, तो वो क्या है, हमने एक बैटरी लगा दी, एक रजिस्टेंस या फिर एक बल्ब लगा दी, ये बेसिक है। लेकिन हमने इसमें क्या लगा दी, वोल्ट मीटर लगा दी। ये क्या है, वोल्ट मीटर है, ये एक अमीटर है। ये वोल्ट मीटर क्या नापता है, कितना पोटेंशियल, कितना डिफरेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जितना डिफरेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ये नापता है। इस पूरे उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो ये अमीटर बताता है। और की से हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन या ऑफ करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सर्किट क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ, बताओ। ओम्स लॉ क्या था, ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर या फिर प्रेशर ये सब कांस्टेंट रखेंगे of a conductor are kept constant or unchanged, then the applied potential difference is directly proportional to the strength of the current in the conductor.
अजीब सी बात लिखी। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर अगर उसको कांस्टेंट रखें तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस वी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यानी कि जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे अपने आप करंट बढ़ता जाएगा अपने आप, या फिर करंट बढ़ाएंगे तो अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यानी दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर कोई फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था ओम जी ने। तो क्या बताया इन्होंने कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और हमें पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटता है तो एक क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस। अभी आगे रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे क्या होता है, तो अभी देखेंगे रेजिस्टेंस भी क्या होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ये रजिस्टर एक ओरिजिनल रजिस्टर है, ऐसे ही दिखता है। ठीक है, छोटा सा होता है एकदम, इतना बड़ा सा, छोटा सा कुछ होता नहीं बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग सिंबल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये करके ऐसे सिंबल बनाते हैं ब्रेकर जैसा, क्योंकि रजिस्टर का क्या काम है अभी आगे बताते हैं। तो आर वी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ये कितने दिया था, ओम्स लॉ में, जब फिजिकल कंडीशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओम्स लॉ, बहुत अच्छे। अब वी आई जब उन्होंने अब ग्राफ भी दिया उन्होंने कि अगर मान लो ग्राफ कैसा होगा, तो पोटेंशियल वर्सेस करंट बढ़ा है, तो सिंपल सी बात है, जब बता रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि जैसे जैसे वोल्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मान लो यहाँ पे कोई करंट है, रुको बताता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे एक वैल्यू आई 8, अब यहाँ पे उस वक्त करंट आ रहा था 0.1। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हो गई 16। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हमारा जो करंट दे रहा था वो 0.2 दे रहा। जैसे जैसे बढ़ रहा है, मान लो ये हो गया कितना 24, तो यहाँ पे करंट भी आया हमारा कितना 0.3। अब अगर यहाँ पे आया क्या कहते हैं 32, तो यहाँ पे हमारा ये क्या दे रहा है 0.4। तो मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, ये नहीं होता कि सेम वैल्यू भी होगी कि अगर वो 40 से बढ़ा तो ये भी 40 से बढ़ा, ऐसा नहीं, लेकिन सेम यूनिट से बढ़ेंगे, सेम मतलब बढ़ेंगे सेम। जैसे मान लो अगर हम 2 अमीटर वो लगाएंगे तो ऐसे बढ़ेंगे, दोनों दोनों का तार ऐसे घूमेंगे एकदम बराबर एक जैसे। ये लेकिन ये जरूरी नहीं कि सेम वैल्यू हो, कि वो 40 वोल्ट से बढ़ा तो ये भी 40 एम्पियर से बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन दोनों कॉन्स्टेंटली बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बढ़ेगा कि मान लो ये पहले 8 एम्पियर था तो इसका वैल्यू 0.1 थी, अब जो है 16 है तो इसकी 0.2 है, इसकी 24 है तो 0.3 है। तो इन जब पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक कांस्टेंट सीधा सीधा लाइन मिलेगी। ठीक है, सेम चीज़ उल्टे के लिए भी सेम ही चीज़ होती है, सिंपल से बात, ग्राफ पलट दोगे सेम ही वैल्यू आएगी। बात समझ में आ गई। तो यानी आर क्या होता है, आर होता है कांस्टेंट, बी बाई आई क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। सिंपल बात है, तुम देख लो यहाँ पे 8/0.1 क्या आएगा, ये आएगा 80। वही 8/16/0.2 क्या आएगा, ये भी 80 आएगा। उसी तरह 24/0.3 ये भी क्या आएगा, 80 आएगा। यानी बी बाई आई क्या है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, होप आप लोग को ये बातें ओम्स लॉ मस्त क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब जैसे अगर हम एक ले लेते हैं कुछ वैल्यूज़, जैसे मैंने बताया कि मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 3 है, करंट 0.5 था, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 आ गई। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के 6 कर दिए तो करंट हो गया 1, तब भी वैल्यू 6 आई रेजिस्टेंस की। फिर 9 बढ़ा के 9 कर दिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट हो गया 0.5, तो 6/1.5 क्या कर देंगे, 6 आ जाएगा, यानी ये कॉन्स्टेंट। तो ये बात समझ में आ गई, जैसे जो मैंने भी एग्जाम्पल बताया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब बारी करते बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ये तुम पहली बार, ये भी पहली बार सुन रहे हो, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, हम देखते हैं। The resistance of a conductor is the ratio of applied potential difference to the strength of current flowing through the conductor। क्या समझ में आया, तो ये सिंपली कुछ नहीं है कि जो रेशियो होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, V बाई आई जो होता है वही हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। वही इतना से याद रखता है कि आर का फॉर्मूला होता है V बाई आई। यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है ओम। ओम ने ये बताया था तो इसलिए इसकी यूनिट ओम होती है, उसका सिंबल ऐसा कुछ होता है ओम। उसका सिंबल मैंने बताया कि ऐसे होता है, इतना बड़ा नहीं बनाना होता, जितना बड़ा पेज हो, मतलब जैसे तुमको समझ में आया ऐसे बनाती रहता है। ठीक है, तो ये सिंबल हो जाता है। तो रेजिस्टेंस समझ में आ गया क्या है, सिंपली क्या है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक, यूनिट ओम होती है। अब देखते हैं फैक्टर जो कि डिपेंड करते हैं किस पे। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन से दे देते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस का मतलब, ये तो चलो हो गया फॉर्मूले वाला, लेकिन अगर रेजिस्टेंस पूछा है तो होता क्या है। तो रेजिस्टेंस एक प्रकार से रुकावट होती है, किसके लिए, करंट के लिए, करंट के लिए बाधा होती है। मतलब कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट फ्लो करने में थोड़ी कठिनाई पैदा करता है, तो वो करंट को खा जाता है। ठीक है, वेस्ट कर देता है, इधर करंट को हीट की एनर्जी में वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है जब रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रकार, देखो इसका सिंबल भी इसीलिए ऐसे ऐसे करके बताएंगे, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ऐसे करके ऐसे ऐसे, उसी तरह क्या है हमारे रेजिस्टेंस के लिए हम लोग बनाते हैं ये सिंबल, उसी लिए बनाएंगे, क्योंकि ये जो करंट अगर इधर से फ्लो करके आ रहा है, ठीक है, तो ये बाधा डाल देता है इसके फॉर्मेशन, इसके चलने में, यानी ये अगर जा रहा है तो वेस्ट कर देता है करंट को। ठीक है, तो ये बाधा दे के काम करता है, जैसे कि हमारा एक स्पीड ब्रेकर स्पीड कम करता है, उसी तरह रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को जाने में रेजिस्ट करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस का असली काम। फॉर्मूला तो चलो फॉर्मूला है। तो अब ये डिपेंड किस पे करेगा, अब ये लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, मतलब जितना लंबा रेजिस्टेंस लोगे उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा सामने वाला, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस अच्छा होगा। क्यों होगा, तो कुछ सोचो
कि एक मान लो टनल है, टनल में मान लो 500 लोग को भेजना है, तो जितनी पतली टनल होगी उतना ज़्यादा दिक्कत होगा कि नहीं होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, उसको जाने में दिक्कत होगी, कस्सा हो जाएगा। लेकिन वही अगर टनल बड़ी है तो उसमें जाने में आसानी हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ भी होता है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो क्या कहते हैं, करंट को जाने में आसानी है वही, लेकिन अगर छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो उसमें जाने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है। तो प्रॉपर क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है और फिर वहाँ पे क्या आ जाता है, रो आ जाता है। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ये होता है रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या मिलता है हमें, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो ये हमें क्या मिल जाता है, अपना फॉर्मूला। बढ़िया। तो क्या होता है, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी क्या लेता है ये। तो रेजिस्टिविटी आखिर होता क्या है, तो रेजिस्टिविटी होता है किसी भी मटेरियल में कितना रेजिस्टेंस होने की वो है, मतलब कि कोई मटेरियल कितना ज़्यादा रेजिस्टिव है, मतलब उसका कितना अच्छा कंडक्टर है, समझ लो जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना ही अच्छा वो कंडक्टर हो। तो इसलिए सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए सिल्वर जो है वो वो होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक सवाल लगा लेते हैं, a current of 0.1 ampere passes through a wire of length 1 kilometer and cross sectional area of 3.4 into 10 to power minus 6 meter square. Find the applied voltage. ठीक है, अब रेजिस्टिविटी दे रखी है तुम्हें, एरिया दे रखा है तुम्हें, करंट दे रखा है तुम्हें, लेंथ दे रखा है, अब तुम्हें बोला है कि वोल्टेज निकालो। तो वोल्टेज का पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़े थे, V इक्वल्स टू आई आर या फिर आर आई, कुछ भी पढ़ लो। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आर आई पढ़े थे। तो हमें पता है, देखो करंट तो हमें दे रखा है, करंट 1.1 देखा, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं देखा है। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, ये देखो, रेजिस्टेंस के लिए हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए का फॉर्मूला लगाते हैं, अच्छे से आंसर निकाल देते हैं। तो लेंथ दे रखी है, ये दे और याद रखना सारी चीज़ें सही यूनिट में रखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हो गई 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर इंटू 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर डिवाइड बाय 3.14 इंटू 10⁻0.5 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया दे रखा है। इसको जब फॉर्मूला लगाओगे तो आर आ जाएगा 5.482। अब आर आ गया है तो हमें आई आर फॉर्मूला पता है, वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बी इक्वल्स टू 5.548 या फिर इसको 0.55 कर सकते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज आ गया। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई है, नहीं आई तो फिर से एक बार देखो। पहले हम लोगों ने क्या लगा, वी इक्वल्स टू आर इक्वल टू रो आर बाई एल बाई ए का फॉर्मूला लगा के आर निकाला, उसके बाद वी इक्वल्स टू आई आर में हम लोग वैल्यू रख दिए, हमें बी मिल गया। बस यही सब में करना है तुम्हें, वैसे ही तुम कर लोगे, हमें पता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल, कि अगर सीरीज में कई सारे रेजिस्टेंस हैं उनको हम लोग कैसे निकालेंगे, कि उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो व्हेन 2 और मोर रेजिस्टर्स आर जॉइंट एंड टू एंड एंड द करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब क्या होता है कि अगर एंड टू एंड मतलब हर एक एंड से एक एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, यानी ये इसके एंड से एक एंड ये है, एक एंड ये है, इसके एंड से ये जुड़ा है, फिर इसके एंड से ये जुड़ा है, मतलब लगातार, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के मान लो सब खड़े हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सीरीज में रेजिस्टेंस, इनको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो मान लो सबकी वैल्यू R1 R2 R3 है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है अगर इसका टोटल जो क्या होता है, इस टोटल जिसका वोल्टेज होता है, ठीक है, इसका जो टोटल वोल्टेज होता है वो होता है V, ठीक है, टोटल वोल्टेज जो कि डिवाइड हो जाता है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता है सब में करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है। तो अगर इस रेजिस्टेंस का हम वोल्टेज निकालें तो क्या आ जाएगा, हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम देखें तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। इसका V1 क्या आ जाएगा, IR1 आ जाएगा। V2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, IR2 आ जाएगा। यानी अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन इन तीनों का यानी ये V1, ये V1, ये V2 और ये V3, तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इन तीनों का जो सम होगा, इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो V के बराबर होगा, यानी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब V1 V2 V3 हम लोग निकाल लेंगे। V इक्वल्स टू IR1 होता है, तो हम लोग लगती है टोटल रेजिस्टेंस जो मान लो जो रेजिस्टेंस सीरीज का जो टोटल है RS मान लेते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस को RS मान लेते हैं। तो IRS इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, सबको जोड़ दिए, अब I कॉमन लेके काट दिए। ठीक है, I को हम लोग कॉमन ले लिया, ऐसे I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I काट दिए तो हमें ये मिल गया। ठीक है, तो हमें RS क्या मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर कई सारे रेजिस्टेंस है सीरीज में जुड़े हैं तो उन सबको डायरेक्टली जोड़ दो, वही होगा टोटल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, करंट सेम होता है हर रेजिस्टेंस में, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। उसके दिमाग में बढ़िया से ठीक है। तो RS इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा होगा RS की वैल्यू, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो, क्योंकि सबको जोड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर मान लो R3 सबसे बड़ा है तो उसमें हम R2 R1 जोड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जो RS होगा वो सिंपल सी बात है बड़ा होगा ये R3 से। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिमाग में लगा के समझ जाओ, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, लेकिन बाकी जो है वो समझ में आ गया कि नहीं, कि अगर सीरीज़ में जुड़ा हुआ है तो सिंपली सबको ऐड कर दो,
उसमें सब में करंट सेम जाएगा लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग है। ठीक है, बहुत अच्छे, इतने समझदार बच्चे। रजिस्टर्स इन पैरेलल, अब अगर पैरेलल में जुड़े हैं ऐसे करके देखो, ये मतलब अगर ये जुड़ा हुआ देखो, दिख रहा है ना, बढ़िया दिख रहा है ना, ये अगर ऐसे ऐसे जुड़ा हो, ठीक है, मतलब पैरेलल में, देखो सीरीज में नहीं है, मतलब अगर करंट यहाँ से जा रहा है देखो यहाँ बट जा रहा है, यहाँ पे अलग जा रहा है, यहाँ अलग जा रहा है, फिर यहाँ फिर बट जा रहा है, यहाँ अलग जा रहा है, यहाँ अलग जा रहा है, तो अगर ऐसे जुड़ा होगा तब क्या होगा, तो उसके लिए क्या होगा कि पोटेंशियल सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। देखो सब सेम, अगर तुम ध्यान से देखो इसको, अगर मैं ध्यान ऐसे बनाऊँ, मान लो अगर इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और इधर हमने बैटरी जोड़ दी। अब देखो अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो हमारा वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है। इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V ही तो है। मैंने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यानी इस पॉइंट के बीच में जो जो होगा उस पूरे का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका 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 तीनों का पोटेंशियल V ही होगा। अगर इस टोटल का V है तो इन सबका भी V ही होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इन सब का भी V ही होगा। बात समझ आ गई? बहुत अच्छा। अब देखो, number of resistor are said to be connected in parallel if one end of the each resistor is connected to one point and other end is connected to the another point। मतलब एक पॉइंट से एक कनेक्ट है और उनके सारे अलग जो सारे करंट, उनका जो दूसरा पॉइंट है वो एक जगह पे कनेक्टेड है, कुछ इस तरह है, ऐसा जैसा दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब इसको हम लोग निकालें कैसे, अब हमें पता है कि इसमें करंट अलग अलग जाएगा, हमें पता है कि इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 अलग अलग, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम देखें I का फॉर्मूला क्या होता है, IR1 होता है, सॉरी I का फॉर्मूला होता है V/R। तो जब V तो सेम है सबका, लेकिन R1 R2 सब अलग अलग है, तो इस पूरे की वैल्यू अलग अलग होगी, तो I की वैल्यू भी अलग अलग होगी। इसलिए टोटल तो I जा रहा है, लेकिन यहाँ जाके I1 I2 I3 बट जा रहा है, लेकिन जब आके आगे जुड़ेंगे तो फिर से I बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, मतलब वो कहीं जा नहीं रहा है, मतलब करंट जितना जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। ये कंजर्व होता है, हमें पता है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट कंजर्व होगा चार्ज। तो I को क्या होगा, I1 + I2 + I3, और फिर I की जगह फॉर्मूला रख देंगे V/, टोटल को मान लेते हैं RP, तो V/RP + V/R1 + V/R2 + V/R3, तो इसमें से V हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, V कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो टोटल पोटेंशियल होता है वो एक दूसरे का मतलब सबके रेसिप्रोकल का सम होता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कैसे निकालते हैं। RP क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है, उससे भी कम होता है, मतलब कि इनका जो टोटल मान लो सबसे छोटा रेजिस्टेंस ये है R1, ठीक है, मान लेते हैं R1 की वैल्यू सबसे कम है, तो जो RP निकल के आएगा उसकी वैल्यू R1 से भी कम रहेगी। मान लो कि ये था 2 ओम, ये था 3 ओम भाई 5 ओम, और वैल्यू निकल के आई RP की 1 ओम, तो मतलब जो वैल्यू RP की आएगी वो 2 से भी कम आएगी। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इससे हम लोग रेजिस्टेंस बचा लेते हैं कि रेजिस्टेंस कम होता है। इसलिए जो हम लोग के घर में जो कनेक्शन होते हैं सारे पैरेलल में होते हैं कि रेजिस्टेंस कम से कम हो तो वेस्टेज कम से कम हो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, बहुत अच्छे, तो आप लोग को ये बातें क्लियर होगी। अब एक सवाल ले लेते हैं, ये लिखा है द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर थोड़ा काला हो गया है लेकिन देखते हैं। थ्रू द रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम अ करंट 1 ओम 1 एम्पियर इज फ्लोइंग द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल अक्रॉस AC। अब बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है, रुको मैं इसको पहले ढंग से बना देता हूँ, ये पॉइंट है E, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है जो कि जा रहा है, फिर आगे चल के ये बट गया, ठीक है, एक इधर जा रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ एक यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और यहाँ पे C पॉइंट है। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का है, ठीक है, और ये 15 ओम का है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें दे रखी हैं। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC। तो A यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमें बताना कि कितना रेजिस्टेंस और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस को क्या R मान लेते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, हमें पता है ये दोनों किस में है, ध्यान से देखो, ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो हम लोग पहले पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम 1/RP = 1/R2 + 1/R3, ये मान लेते हैं R2 है, ये R3 है, तो 1/R2 + 1/R3, तो 1/RP = 1/10 + 1/5। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे 1/10 + 1/15 का जब हम एलसीएम लेके करेंगे तो क्या रहेगा 5/30। तो हमें मिलता क्या है यहाँ पे, मिलता हमें ये है 1/RP = 5/30, और 5/30 मिला, तो अब इसको हम लोग फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, तो RP = 30/5, ये हमें मिल जाएगा रेजिस्टेंस। अब यहाँ से देखो 30/5 क्या आ जाएगा, 6 ओम आएगा। ठीक है, अब 6 ओम में देखो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा 10 है, लेकिन उससे भी कम है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात भी प्रूव हो गई। ठीक है, तो अब 6 ओम हमें मिल गया। तो अब जो हमारा नया रेजिस्टेंस बनेगा, क्या जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो कैसा होगा, नया रेजिस्टेंस कुछ इस तरह होगा।
ये मान लो ए पॉइंट है, यहाँ से ये 5 ओम का गया, अब तो वो जो पैरेलल वाला वो तो खत्म हो चुका है, अब वो एक नया रेजिस्टेंस बन गया है 6 ओम का, ठीक है। और ये पॉइंट सी है। अब ये दोनों किस चीज़ में है, अब ये दोनों किस में सीरीज में है, तो डायरेक्टली जोड़ देंगे तो 5 और 6 11 आ जाएगा। अब जहाँ 11 आया तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है 11, टोटल रेजिस्टेंस मिल गया है, और 1 एम्पियर का करंट जा रहा था, तो हमने V/IR का फॉर्मूला लगाया, तो हमें 11 एम्पियर का वोल्टेज भी मिल गया, 11 वोल्ट का एम्पियर मिल गया। 1:1 करंट फ्लो करा तो 1 एम्पियर का, तो 1 × 11 ओम = 11 वोल्ट। बात पल्ले पड़ी कुछ? हाँ, नहीं पड़ी तो फिर से रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि वन शॉट में जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। पहले मान लो 2 वोल्टेज थे, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में थे, तो पहले हम लोग पैरेलल वाले सॉल्व कर लिए, तो पैरेलल वाला सॉल्व करने के बाद हमें एक कॉमन रेजिस्टेंस मिल गया 6 ओम का। अब उस 6 ओम के साथ ये 5 ओम वाला रेजिस्टेंस किस में था, सीरीज में था, तो इन दोनों को जोड़ दिए तो हमें क्या मिल गया, 11 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया टोटल। अब टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, 1 एम्पियर का करंट जा रहा था, तो V/IR फॉर्मूला लगाया, हमें 11 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखते हैं वन ऑफ द लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है उसमें हीट होता है, हीट जनरेट होती है, तो वो हीट क्यों जनरेट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एज नोन एज, पहले बात तो ये नोन एज जूल हीटिंग, जूल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही बताया था, जूल जिसके पीछे एनर्जी वाला लगता है जूल, उन्होंने ही बताया था ये वाला फिनोमिना, ठीक है। द फिनोमिना वाज स्टडीड बाय जेम्स प्रेस्कट जूल, ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था। अकॉर्डिंग टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस एनर्जी, हीट है H मानते हैं उसको, व्हेन अ करंट I फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड टाइम। अगर एक हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर कोई कंडक्टर है उसमें से I करंट जा रहा है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है और T टाइम के लिए वो करंट फ्लो किया है, तो हम लोग का जो हीट का फॉर्मूला निकल के आता है वो कुछ ये होता है। क्या फॉर्मूला है? H = I²RT। ये फॉर्मूला यहाँ जो कॉन्स्टेंट होता है वो 1 ही होता है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, मैंने जो बताया था तुम्हें कि क्यों हीट जनरेट होती है, भाई R के कारण होती है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा क्या कहते हैं हीट बेकार होगी। तो देखो जितना ज़्यादा वैल्यू आर की ज़्यादा उतना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितनी देर के लिए करंट जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या कहते हैं हीट ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा देर के लिए करंट रहेगा उसमें रेजिस्टेंस में उतना ही ज़्यादा वो हीट बढ़ाता जाएगा। इसलिए ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आई, आर और टी के ऊपर, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल, ये सब क्या है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूस हीटिंग। ये लोग जूस हीटिंग पे ही काम करते हैं, ठीक है, कि जितना ज़्यादा, अब जैसे हम लोग पहले बल्ब होता था वो जो पीला वाला जो होता है उसके अंदर भी एक हार्ड क्या कहते हैं रेजिस्टेंस लगाते थे, टंगस्टन यूज़ करते थे, अभी आगे शायद हो इसमें, तो टंगस्टन यूज़ करते थे, तो उस टंगस्टन क्या होता है काफ़ी ज़्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट होता था, इसलिए उसको यूज़ करते थे कि वो चाहे जितना हीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो हीट होता रहता था, उसी से हीट के कारण उसकी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता था, उसी से हमारे अंदर में रोशनी होती थी। ये किस पे बेस्ड था? जूस हीटिंग इफेक्ट पे ही बेस्ड था। तो जूस हीटिंग समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस पर सवाल आते हैं, H = I²RT। अब क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय करंट इन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। वही मतलब कितना वर्क डन हुआ वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कितना वर्क डन हुआ बताओ, सिंपल सी बात है, वर्क डन ही उतना ही हुआ, अगर किसी सर्किट में वर्क डन हो रहा है वो उतना ही वर्क डन हो रहा है जितना उसमें हीट डेवलप होगी, तो वही W = H के ही बराबर होता है, जो कि I²RT होता है। फिर I²RT को हम लोग और भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमें पता है, इस मान लो लिखा है I²RT, ये हमें पता था। अब I के बारे में पता है, क्या पता है यार को, R के बारे में पता है, R क्या होता है, V/I होता है, इसको उठा के इसमें रख दो, तो I²R, R की जगह हम लोग ने रख दिया V/I × T, I से एक I कट गया तो हमें फॉर्मूला नया मिल गया VIT, VIT मिल गया। सिमिलरली V²T भी ऐसे मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, अब हम लोग I की जगह क्या रख देंगे, I = क्या होता है V/R होता है, तो उठा के रख देते हैं, तो I की जगह V/R रख दिया तो V²/R² × RT, एक R से एक R कट गया तो V²T/R हमें। ये 3 फॉर्मूले हैं, एक दूसरे से डिराइव है, मेन फोकस क्या है I², एक और याद कर लो I²RT याद कर लो, फिर बाकी तो डिराइव ही कर लोगे, ठीक है। अब होता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट्स। तो हम लोग पावर पढ़े पहले भी कि पावर क्या होता है, जितना वर्क डन जो होता है अपॉन टाइम वही होता है, तो यही होता है P = W/T। W में पता है VIT होता है, I²RT होता है, V²T होता है, V²T/R होता है, तो T सब में कट जाएगा, तो बिना टी के जो टर्म होंगे वही पावर बन जाएगा हम लोग का, P = VI I² R और V²/R, ये हमारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, और वर्क डन क्या होता है हमारा हीट जो जनरेट होती है वही एनर्जी होता है। इसकी जो यूनिट होती है वॉट होती है, तो 1 watt = 1 volt × 1 एम्पियर। बात समझ आ गई VI, इलेक्ट्रिक पावर समझ में आ गई, जितना वर्क डन अपॉन टाइम। अब हमारे घर में जो कॉमर्शियल यूनिट यूज़ होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो क्या है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट वर्क्स फॉर 1 hour इज कॉल्ड 1 किलोवाट। मतलब अगर एक क्या कहते हैं एक किलोवाट का कोई, मतलब 1 किलोवाट की अगर हम पावर 1 घंटे के लिए किसी उस पर की अप्लायंस में अप्लाई किए, ठीक है,
क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट अप्लायंस, मतलब एक कोई सब्सटेंस है जो 1 किलोवाट का सब्सटेंस है, मतलब अप्लायंस है, उसमें अगर 1 घंटे के लिए एनर्जी जितनी यूज़ हुई उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर। उसका फॉर्मूला क्या, तो 1 किलोवाट आवर है, तो 1 किलोवाट, किलोवाट मतलब 1000 वाट, इंटू आवर क्या है 3600 सेकेंड, हम SI यूनिट में लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या फिर 3.6 मेगा जूल। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, कि जो हमारे घर में यूनिट आती है कि अगर कोई अप्लायंस लिए, मान लो फ्रिज लिए, अगर वो 1 किलो वाट का अगर वो फ्रिज है, ठीक है, मतलब उसमें इतनी पावर लगती है उसको चलाने में, तो उसको अगर 1 घंटे तक चलाएंगे तो उसमें हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं 1 किलो वाट आवर, और यही हमारी क्या होती है 1 यूनिट। तो हमारे जो बिजली होती है वो इसी अकॉर्डिंग आती है, तो हमारे 1 यूनिट कितनी होती है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 3.6 मेगा जूल, 1 यूनिट इतने पावर, इतना जूल एक यूनिट में होता है हमारे पास। ठीक है, तो घर पे जाके देखना है कि तुम्हारी कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, 5, 10, 15, तो सोचो अगर तुम्हारे 5 यूनिट खर्च होती है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी जूल, उतने मेगा जूल तुम्हें एनर्जी तुम्हारी खर्च होती है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 2 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 3 and 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस है, एक कॉइल, रेजिस्टेंस का कॉइल है जो कि 3 और 6 ओम के हैं, और वो कनेक्टेड है इसकी बैटरी जो कि 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम की ये बतानी है। तो हमें पता है कि 3 और 6 ओम के लगे, तो पहले तो हम लोग क्या करें, इसका वो निकाल लेते हैं। पहले तो हम लोग इसका क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, बोला जा रहा है कि कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो RS = R1 + R2 हो जाएगा, दोनों का सम, तो दोनों का सम करोगे क्या आ जाएगा, 3 + 6 9 ओम का आ जाएगा। अब अगर 9 ओम का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, तो हमें फॉर्मूला पता है, ई का फॉर्मूला क्या पढ़े थे भाई, HE सब बराबर है, W सब बराबर है, I2RT पढ़े थे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमें करंट नहीं दे रखा, हमें टाइम दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे, V2 T बाय R वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लेंगे। इसमें B की वैल्यू हमें पता है 12 वोल्ट है, T हमें दिया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, अपॉन 9 हमारा ओम है, तो 960 जूल हमारा वर्क निकला, एनर्जी निकली। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो बस अब इतना ही था इसमें, इतनी बात नहीं, इतना ही था। तो हमने सक्सेसफुली ये बढ़िया सा चैप्टर, बड़ा सा चैप्टर जल्दी खत्म कर दिया है। तो होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आ गई है तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, यहाँ तक पहुँच गई इसका समझ में आ गई है तुम लोग को। और बाकी इसको जाके प्रैक्टिस करो, एक बार बुक से पढ़ लो, तो अच्छी अच्छी बुक भी लेना, जैसे प्रदीप अगर वो है तो उसको एक बार रीडिंग मार लेना, बहुत ही अच्छी बुक है, उससे पढ़ लेना। नहीं, जो भी ऑल इन वन साइंस जो भी है, मतलब जो भी है NCERT कुछ भी पढ़ लो अच्छे से, फिर सवाल लगा लो उसके, और फिर उसके बाद क्या करना है तुम्हें, मौज करनी भाई, 10वीं कक्षा में मौज करो बे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।